हुआ। यह वह एरिना है जहां हंटर्स यह साबित करने के लिए लड़ते हैं कि वे सबसे ताकतवर हैं। इसलिए जब यह नया खिलाड़ी रिंग में उतरता है तो भीड़ उसे पहले ही हरा चुकी होती है। उसके सामने एक बहुत बड़ा गंजा मसल्स का पहाड़ खड़ा होता है और हर कोई उम्मीद करता है कि हमारा लड़का कुछ ही सेकंड में हार जाएगा। लेकिन जब मैच शुरू होता है तो चोय तुरंत उस आदमी के चेहरे पर अपना मुक्का मार देता है। सिर्फ एक मुक्के के बाद वह विशालकाय आदमी एरिना में उड़ जाता है, जिससे पूरी भीड़ और यहाँ तक कि रेफरी भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ वार्म अप है। चोय अपने अगले अपोनेंट को पकड़ता है और उसे भी पहले ही मुक्के से उड़ा देता है। फिर ऐसा बार बार होता है। हर मैच बिल्कुल उसी तरह खत्म होता है, एक मुक्का हुआ, एक नॉकआउट। ज्यादा ताकतवर अपोनेंट आते रहते हैं और चोय उनके साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे वे ट्रेनिंग कर रहे बेवकूफ हों। मेडिकल स्टाफ मुश्किल से इन बेचारे हारे हुए लोगों को स्ट्रेचर पर बाहर ले जा पा रहा है। आखिरकार कोई भी उससे लड़ने के लिए पागल नहीं बचा। रेफरी के पास चोय को चैंपियन घोषित करने और उसे पहले स्थान की ट्रॉफी देने के अलावा कोई चारा नहीं है। पूरा एरिना यकीन नहीं कर पा रहा है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर यह आदमी कौन है? उन्हें यह नहीं पता कि चोय हाल ही में धरती पर लौटा है। उसने नरक में 1000 साल राक्षसों और यहाँ तक कि देवताओं से लड़ते हुए बिताए, जब तक कि वह खुद एक राक्षस नहीं बन गया। लेकिन इन सबसे पहले चोय बस एक आम हाई स्कूल का लड़का था जो क्लासरूम में बेंचिंग करता था और उसके टीचर ने उसे ऐसा करने से मना किया था। बेशक बेंचिंग करना गलत नहीं है, लेकिन हमारा प्यारा चोय लिटरेचर क्लास में बेंचिंग कर रहा था। हालांकि यह टीचर अभी भी उससे पूछ रहा था, लेकिन दूसरों ने बहुत पहले ही उससे उम्मीद छोड़ दी थी। चलिए समय में पीछे देखते हैं। चोय के एक ग्रुप की पोजीशन पर पहुंचने से बहुत पहले चियोंगसुंग जन्म से ही ताकत के पीछे पागल रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि एक अनाथ होने के नाते खुद को बचाना उसके लिए जरूरी है। वह हर दिन कड़ी ट्रेनिंग करता है, हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह एक सी क्लास हंटर है। चूंकि दुनिया एबिस से जुड़ी हुई है, इसलिए डंजन में खतरनाक मॉन्स्टर और पावरफुल आइटम है। हंटर वे लोग होते हैं जो इन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और कीमती आइटम इकट्ठा करते हैं। साथ ही यह भी पक्का करते हैं कि आम लोग मॉन्स्टर से सुरक्षित रहें। यह एक रिस्की काम है, लेकिन शोहरत और दौलत का इनाम कई लोगों को इसमें शामिल होने के लिए अट्रैक्ट करता है। लेकिन चोय दूसरे युवा हंटर्स से अलग है। उनका लीडर, जिसकी चोय इज्जत करता है, बी रैंक मॉन्स्टर के साथ डंजन में जाने को लेकर परेशान है। लीडर कहता है कि यह उनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि सी रैंक वाले डंजन भी मुश्किल होते हैं। हर कोई डंजन से स्किल्स, आर्टिफैक्ट्स और टेक्निक चाहता है, लेकिन यह बात तो पक्की है कि लोग कमजोर होते हैं। लीडर चोय से कहता है कि वह सुरक्षित रहे, क्योंकि उसकी जान जरूरी है। चोय बस इतना कहता है कि आखिर में मजबूत बनने के लिए डंजन में जाना ही पड़ता है। लीडर आह भरता है और पूछता है कि क्या उसे अपनी जान या अपने लवर की परवाह भी है। लीडर को बहुत हैरानी होती है जब चोय उसे बताता है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है। जब पूछा गया कि क्यों, तो उसने बस इतना कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा था कि वह एक मॉन्स्टर को डेट करे, क्योंकि वह उससे मिलने के बजाय ट्रेनिंग करता रहा। उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उनके बीच अच्छे रिश्ते हैं। लीडर इस बात से परेशान है कि उसका क्लैन मेंबर कितना बेवकूफ है। फिर भी जल्द ही दूसरे डंजन में जाने का समय आ गया। डंजन के अंदर जब टीम लड़ाई में लगी हुई थी, एक मॉन्स्टर उनकी डिफेंस लाइन तोड़कर चोय की तरफ बढ़ा। जब दूसरे लोग उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं, तो चोय काफी एक्साइटेड हो जाता है और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। दूसरे सदस्य उसकी हालत पर बात करते हैं और सोचते हैं कि उसने मार्शल आर्ट्स क्यों सीखा। मार्शल आर्टिस्ट अच्छे टैंक होते हैं, लेकिन वे उतना अच्छा डैमेज नहीं दे सकते। उनमें से एक बताता है कि उन्हें एक दिन डंजन में मार्शल आर्ट्स का एक स्क्रॉल मिला और चोय अकेला था, जिसने उसे लिया और ट्रेनिंग शुरू कर दी। चोय, जो मॉन्स्टर से लड़ाई खत्म कर चुका है और पसीने से लथपथ है, उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। घर वापस आकर वह अभी भी ट्रेनिंग ले रहा है, हालांकि मार्शल आर्ट्स मैजिक जितना कूल नहीं है। चोय को बस यह पसंद था कि वह ट्रेनिंग के दौरान खुद को बेहतर होते हुए देख सकता था। हालांकि उसने कड़ी मेहनत की थी और सीप्स रैंक तक पहुंचा था, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो सिर्फ मार्शल आर्ट्स करने से मजबूत बने थे। वो जानता है कि उसे हर दिन कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने विचार बुदबुदाते हुए सो जाता है। नींद में भी यह पागल आदमी अपने सपनों में ट्रेनिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। एक अजीब हैरान आवाज पूछती है कि वह यहाँ तक ट्रेनिंग कैसे कर सकता है, और सोचती है कि क्या उसे पता भी है कि वह सपना देख रहा है। वह सपना देखना बंद नहीं करता और कहता है कि यह सिर्फ इमेज ट्रेनिंग मानी जाएगी। हालांकि जब यह शांत हो जाता है तो चोय ट्रेनिंग बंद कर देता है और पूछता है कि यह कौन है। एक चमकदार रोशनी निकलती है जिसका आभा मंडल बहुत ज्यादा होता है। एक महिला अपने पीछे वजन का बैलेंस लिए हवा में तैरती है। वह बैलेंस की देवी है जो आगे चल रही है। वह कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए सीधे कहती है कि वह उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। चोय तुरंत मान जाता है और यह जवाब उसे परेशान करता है। ज्यादातर मामलों में कोई इंसान उससे सवाल करेगा और पूरी सिचुएशन को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वह सिर्फ एक चीज पूछता है, क्या इससे वह और मजबूत बनेगा? उसका हाँ में जवाब उसे सेटिस्फेक्शन देता है। फिर भी वह क्यूरियस रहता है, कोई देवी उसे क्यों चुनेगी? सिर्फ एक C+ रैंक का शिकारी, जबकि उससे कहीं ज्यादा पावरफुल लोग हैं। बैलेंस की देवी अपनी पावर्स के बारे में बताते हुए जवाब देते हैं। वो अपना हाथ उठाती है जिससे एक अजीब सी लाइट निकलने लगती है। वो कहती है कि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर है और उसके हाथ से निकलने वाली अजीब लाइट उस फ्यूचर के इल्यूजन में बदल जाती है जिसे उसने देखा है कुछ ही सालों में।
धरती को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा जैसा उसने पहले कभी नहीं किया होगा, और बुरे नक्षत्र अपने सेवकों को धरती पर भेजेंगे। ते होगा जिन जीवों से वो अभी लड़ रहा है वे आने वाली चीजों की तुलना में चींटियों जैसे लगेंगे, और अपनी दूर की सोच में उसने देखा है कि वह चोयानसुंग वह अहम ताकत है जो इस तबाही को टाल सकता है। और साफ तौर पर कहें तो अगर वह उसे और मजबूत बनाती है तो सच कहूं तो यह देवी काफी डरी हुई है। असल में उसकी पट्टी बंदी आंखों के नीचे पसीना आ रहा है। कौन सा कमबख्त शिकारी अपने सही दिमाग में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करेगा। वह अपनी चिंता छिपाते हुए मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि वह एक लंबी और मुश्किल ट्रेनिंग के बाद उसका सेवक बन पाएगा। मजेदार बात यह है, इस देवी को भी खुद पर यकीन नहीं है। कौन बेवकूफ है इतनी खराब शर्तों के साथ एक गलत और अवास्तविक कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करेगा। बेशक वह एक नक्षत्र से कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम मिलता है। इंसान की आत्मा नक्षत्र से बंध जाती है और वह जिंदगी भर नक्षत्र से बंधा रहता है। ऐसे लोग अपनी आजादी को पावर और शिकारी रैंक में बढ़ोतरी जैसे फायदों के लिए बदल देते हैं, और नक्षत्र काबिल नौकरों को पकड़ने में काफी बेसब्र होते हैं जो शिकारी दुनिया के मामलों को जानते हैं। वे ये बात साफ तौर पर जानते हैं, सिवाय हमारे लड़के चोई के जो दुनिया के मामलों को नहीं जानता। उत्साहित बेवकूफ मान गया क्योंकि देवी ने उसने उसके लिए रसातल में तैयार किया है बताया। वह उसे बताती है कि वह वहां सैकड़ों सालों तक रहेगा और बाहर निकलने के बाद दोबारा अंदर नहीं जा पाएगा। कुछ ड्रैगन बॉल के कमरे जैसा लगता है ना। वैसे भी चोय को गलतफहमी है कि शायद इसी तरह टॉप शिकारी हमेशा मजबूत होते गए हैं। बिना ट्रेनिंग के कोई ताकतवर नहीं बन सकता है ना। गलत, लेकिन यह बात चोई को कौन बताएगा। हमारा लड़का एक बड़ी गलतफहमी में है जो हर सेकंड बढ़ती जा रही है जब चोई सोच रहा होता है। तो देवी कहती हैं कि वह उसे फैसला करने के लिए 1 हफ्ते का समय देंगी, लेकिन उसका जवाब तुरंत मान लेना होता है। देवी पूछती हैं कि उसे यकीन है, क्योंकि यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में कोई इतनी जल्दी फैसला ले सके। लेकिन जिसने भी कहा कि चोई का दिमाग एक आम इंसान की तरह काम करता है। वह कहता है कि उसे किसी से कोई लगाव नहीं है और अगर हो सके तो वह और ताकतवर बनना चाहता है। देवी अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं, अरे यह रुमाल कहाँ से आया। वो कहती हैं कि उन्होंने सुना है कि ज्यादातर इंसान लालची होते हैं और उन्हें खुशी है कि उन्होंने उसे चुना। शुक्र है इस बार भविष्य के बारे में उसकी रीडिंग गलत नहीं हुई। क्या वे पहले भी गलत हुए थे, लेकिन चोई कभी नहीं जान पाएगा। देवी ने पहले ही अथाह गहराई का पोर्टल खोल दिया है और उसे माना तरंगों से खुद को बचाने में मुश्किल हो रही है। वह उससे कहती है कि वह कोई ऐसा लेटर सोचे जो वह अपने दोस्त या परिवार को बताने के लिए पीछे छोड़ना चाहता हो, और वह उसकी डिलीवरी का ध्यान रखेगी। उसे शुभकामनाएं देते हुए वह उससे मुश्किलों से उबरने के लिए कहती है, क्योंकि जब वह काम पूरा कर लेगा तो वह उसे अपने नौकर के तौर पर रख लेगी। जैसे ही चोई पोर्टल में कदम रखता है, एक लेटर उस कमरे में छोड़ दिया जाता है जहां चोई था। अथाह गहराई में पहुंचकर वह हवा में बहुत ज्यादा मैजिक पावर डेंसिटी महसूस कर सकता है। वह हरी नीली जमीन पर खड़ा है। वह सोच रहा है कि क्या यह पूरी जगह उसका ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन वह इस विचार पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। पक्का इरादा करके वह शुरू करने का फैसला करता है और एक पल भी बर्बाद नहीं करेगा। देवी दूसरे फरिश्तों को चोई के बारे में बताती है, यह दावा करते हुए कि उसने उसका भविष्य देखा है और मानती है कि वह एकदम सही पसंद है। लेकिन भविष्य देखना आसान नहीं है, उसके लिए भी नहीं। यह एक पहेली को जोड़ने जैसा है और वह चोई पे एक जुआ खेल रही है। उसके विजन में चोई हर चुनौती के साथ और मजबूत होता जा रहा है और दूसरे तारामंडलों को निराश कर रहा है जिनके प्लान उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। देवी का मानना है कि अगर वह ऐसे किसी व्यक्ति को अपना सेवक बना ले तो यह उसके लिए एकदम सही होगा। दूसरे फरिश्तों को बेचैनी हो रही है। उन्हें लगता है कि देवी कुछ ऐसा भूल रही है जो शायद भूल रही है। वे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन चिंता करते हैं कि कुछ जरूर गलत हो जाएगा, जैसा कि देवी को इतना भरोसा होने पर होता है। इस बीच देवी बस इंतजार कर रही हैं कि चोई उनके बनाए स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में जाए। इसमें एडवांस ट्रेनिंग मशीनें और कुछ खिलौने हैं जो, और सबसे बढ़कर एक सुरक्षित ट्रेनिंग माहौल। इसमें वह सब कुछ है जो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए चाहिए। देवी ने उसे बोर होने से बचाने के लिए कुछ मजेदार चीजें भी शामिल की हैं। हालांकि उस खाई में जहां चोई अभी तक देवी द्वारा तैयार किए ट्रेनिंग सेंटर में नहीं गया है, उसे पास में एक जादुई तूफान महसूस होता है। उसे लगता है कि यह देवी की तरफ से एक टेस्ट है और वह उत्साहित हो जाता है। उसे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे रिस्क लेने की जरूरत है, इसलिए बिना किसी डर के वह तूफान में चला जाता है। जैसे ही चोई अपनी ओर आ रही शक्तिशाली जादुई लहरों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है, उसे लगता है कि यह ट्रायल खुद देवी की तरफ से एक टेस्ट है। लहरें उससे टकराती हैं, उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने पर तुली हुई हैं। उसकी हड्डी हड्डी में खिंचाव महसूस होता है। फिर भी वह जानता है कि वह खुद को यहाँ लड़खड़ाने नहीं दे सकता। उसे सहना होगा क्योंकि यह दर्द और मुश्किल एक नक्षत्र की मंजूरी पाने के लिए जरूरी है। जैसे ही जादुई तूफान उसके चारों ओर के भ्रम में से गुजरता है और संतुलन की देवी के इलाके में गड़बड़ी पैदा करता है। इस सुरक्षा देने वाले जादू ने कभी उसके इलाके को छुपाया और सुरक्षित रखा था, फिर भी अब भ्रम टुकड़ों में बिखर जाता है। देवी खुद इस गड़बड़ी के बारे में जानते हुए भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाई थी। वह सोचती है कि चोई क्यों नहीं पहुंचा है, क्योंकि उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से थोड़ी ही दूरी पर छोड़ा गया था। उसे अब तक अपना रास्ता मिल जाना चाहिए था। उसके वफादार फरिश्ते में से एक अडाक नील मैदान की जांच करता है, लेकिन उसे उस जवान इंसान का कोई पता नहीं चलता। जब वह ये बात देवी को बताता है तो वह और भी परेशान हो जाती हैं। अडाकनियल को लगता है कि शायद तूफान चोई को गहराई में बहा ले गया होगा। संतुलन की देवी अडाकनियल की बात सुनकर
उसे आदेश देती हैं कि अगर जरूरी हो तो चोई को ढूंढने के लिए गहराई के हर कोने में खोज कर। अडाकनियल आदेश मान लेता है। गहराई एक अनंत जगह है। तूफान में बहे एक भी इंसान को ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह उसकी उम्मीद की आखिरी किरण है। इस बीच इस समय चोई अस्त व्यस्त जादुई तूफान के अंदर है। यह ऐसा है जैसे पानी के नीचे बहुत ज्यादा दबाव में फंस गया हो। हवा में कच्चा और खतरनाक जादू भरा हुआ है जो उसके शरीर को खत्म कर सकता है। लेकिन चोई डरता नहीं है। वह जादू को सोखने के लिए अपनी दिव्य दिव्य तकनीक का इस्तेमाल करता है और उसे अपना बना लेता है। पावर, मसल्स डेंसिटी और उसके डांस के साथ साथ हड्डियों की ताकत भी बढ़ती है। इस सब के दौरान उसे अभी भी लगता है कि ये एक ट्रायल है। कुछ हफ्तों बाद तूफान उसे अनजान जमीन पर फेंक देता है जहां वह घुटनों के बल गिरता है। यह सोचकर कि यह पहली ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, वह सोचता है कि क्या यह उसकी ट्रेनिंग के लिए अगली जगह है। हमारे प्यारे चोई को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह एक खाली जगह है जिस पर किसी भी कॉन्स्टेलेशन का कंट्रोल नहीं है। और पहली बार उसे वहां एक सांप जैसा मॉन्स्टर मिलता है जो साइल के स्केल्स पत्थर के हैं। चोई सोचता है कि क्या उसे सांप को पकड़ना है। सांप पोकेमॉन के ओनिक्स जैसा दिखता है, लेकिन इसके बावजूद वह एक ए रैंक का मॉन्स्टर लगता है जो एक सी रैंक हंटर के तौर पर उसकी अपनी काबिलियत से कहीं ज्यादा है। वह सोचता है कि क्या देवी ने उसकी काबिलियत को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया है, लेकिन जल्द ही वह इस बात को किनारे कर देता है। वह यह सोचकर कि देवी ने यह सब पहले ही सोच लिया होगा। वह अपनी पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारता है, लेकिन वह हिलता भी नहीं या रिएक्ट नहीं करता। उसका हमला उसे चोट पहुंचाने के लिए बहुत कमजोर है। चोई देखता है कि उसके साथी शिकारी दिव्य दिव्य तकनीक पर बात कर रहे हैं जो एक डी रैंक मार्शल आर्ट है। वे इसे बहुत धीमा और मुश्किल मानकर टाल देते हैं क्योंकि उन्हें इसमें महारत हासिल करने के लंबे और निराशाजनक रास्ते से डर लगता है। चोई को छोड़कर कोई भी यह चैलेंज नहीं लेना चाहता जिसे दिव्य दिव्य तकनीक में दिलचस्पी है। भले ही दूसरे इसे समय की बर्बादी मानते हों, दो बड़े शिकारी उसे चेतावनी देते हैं कि यह एक धीमी और मुश्किल तकनीक है। यह अंदरूनी एनर्जी पर निर्भर करती है जिसे डेवलप होने में बहुत समय लगता है। ज्यादातर लोग तेज तकनीक चुनते हैं, लेकिन चोई इस चैलेंज की ओर खिंचा हुआ लगता है। दिव्य दिव्य तकनीक में अंदरूनी एनर्जी पाने का कोई खास तरीका नहीं था, लेकिन हर बार जब वह इसके मूव्स यानी दिव्य पंच, दिव्य फुटवर्क और दिव्य किक का इस्तेमाल करता तो वह बाहर निकली एनर्जी को सोख लेता, जिससे उसकी अंदरूनी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाती। अगर वह इसे लगातार दोहरा पाता तो वह मास्टर बन जाता, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। अभी की बात करें तो चोई ओनिक्स पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि शुरू में इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन वह सालों तक ऐसा करता रहता है। एक दिन जब वह पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारता है तो उसे अचानक ताकत का एहसास होता है। मुक्के की ताकत इतनी होती कि सांप के बहुत सारे सख्त पत्थर जैसे स्केल्स टूट जाते हैं और वह चोई को हैरान होकर देखता है जिसने अब एक नई स्किल 20 रैंक इंटरनल स्ट्राइक अनलॉक कर ली है। यह उसकी दिव्य आसमानी टेक्निक के लिए एक बड़ा सुधार है। सिस्टम उसे बताता है कि वह फर्स्ट क्लास में पहुंच गया है। हालांकि यह उपलब्धि उसे शक में डाल देती है। उसे एक और मार्शल आर्ट हंटर शियान ली की कहानियां याद आती हैं, जो एक मशहूर चीनी योद्धा था और सिर्फ मार्शल आर्ट से ही आगे बढ़ा था। शियान ली अपनी जेनिथ क्लास के लिए जाना जाता है जिसमें जादू के छठे सर्कल के बराबर ताकत होती है। जब रिपोर्टरों ने पूछा कि क्या वह और भी मजबूत बनना चाहता है तो शियान ली जवाब देता है कि उसका लक्ष्य श्रंक बनना है, एक ऐसा सम्मान जो पहले किसी मार्शल आर्टिस्ट ने हासिल नहीं किया है। लेकिन यह चोई के लिए थोड़ा डिमोटिवेटिंग है, जो मानता है कि उसे इस रैंक तक पहुंचने में लगभग 1000 साल लगेंगे। फिर भी जब चोई को पता चलता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और सांप के पंचिंग बैग वाले दिन भी खत्म हो गए हैं तो सांप की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चोई सांप को यकीन दिलाता है कि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। आखिर उसने ही उसे ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर चुना था और उनकी लड़ाइयां उसके लिए फायदेमंद रही हैं। जब चोई सोच रहा होता है कि उसे दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहां जाना है तो सांप अपना सिर झुकाता है, उसे ऐसे उठाता है जैसे उसे सवारी का ऑफर दे रहा हो। चोई हैरान होता है, लेकिन ओनक्स का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसे पैदल घूम ज्यादा समय लगता है। उसे इस खाई में पहली बार आए हुए 100 साल हो गए हैं। उसकी यादें उस आवाज में वापस चली जाती हैं जो उसने वहां पहुंचने पर सुनी थी, एक गहरी गूंजती हुई आवाज जैसे दूर से किसी तूफान की गूंज। उसे याद है कि तब वह सोच रहा था कि क्या देवी खुद उसे गाइड कर रही हैं। अब जब सांप उसे आगे ले जा रहा है तो वह इस बात पर सोचता है कि शायद उसकी ट्रेनिंग जल्द ही एक और माइलस्टोन के करीब पहुंच रही होगी। लेकिन बेशक सांप फुफकारता है। भले ही हमारे बेवकूफ चोई को पता न हो, लेकिन ओनिक्स को बिल्कुल पता है कि अपनी मर्जी से मेनस्टॉर्म में जाना एक पागलपन भरा आइडिया है। यह बताने की कोशिश करने के बावजूद कि अगर वे अंदर गए तो उनकी मौत हो सकती है। चोई जिद्दी है और सांप उसे मना नहीं पाता या जवाब नहीं देता। सांप होने के लिए है कितना दुखद दिन है। वे दोनों एक साथ तूफान के बीच में कूद पड़ते हैं, एक आंसू में और दूसरा आंसू में। चोई और ओनिक्स आखिरकार मोनोस्टॉर्म में से बाहर निकल आए हैं। सांप अभी भी उस डरावने मंजर से हैरान है जिससे वे अभी अभी गुजरे हैं, लेकिन चोई अभी भी इस पागलपन भरी गलतफहमी में है कि तूफान लोगों के लिए एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन था। फिर भी वह न सिर्फ बिना किसी नुकसान के बच जाता है, बल्कि उसे यह भी लगता है कि यह फायदेमंद है। तो अगर आप अभी भी वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। इसलिए कृपया और एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।